बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को हलवा मक्खन मलाई बनाने की कोशिश करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 का। और वो कौन सा टॉपिक है? मेलस लॉ। कुछ इसको मेलस लॉ पढ़ते हैं, कुछ इसको मेलुस लॉ पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन दोनों ठीक है, ठीक है। तो मेलुस लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोशिश करें कि इसको बेस्ट किस्म का प्रिपेयर करें। तो मेलुस लॉ को शुरू करने से पहले कि इसने क्या कहा था, क्या नहीं था कहा, हम थोड़े से ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम मेलुस लॉ पे आएंगे ना, तो ये यकीन करें हलवा हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट। लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। होती है ना, ट्रांसवर्स भी होती है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो लाइट क्या है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये भी पोलराइजेशन से ही प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। मतलब ऐसी लाइट वेव्स के जिसमें जो प्लेन्स हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। ओके ओके। तो लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइक दिस। अब यहां पर देखिए, हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या है? वाइब्रेशन हो रही है। तो ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। नेक्स्ट आता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है? लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन। अब जैसे यहां पर देखिए, ये वाइब्रेट सिंगल प्लेन है, तो ये हमारे पास क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जिसमें लाइट वेव्स वाइब्रेट इन अ सिंगल प्लेन, नॉट मेनी प्लेन्स। पोलराइजर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। कि ऐसी डिवाइस जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करती है, उसको हम पोलराइजर कहते हैं। जैसे ये है, इसने अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? पोलराइज्ड लाइट में। तो ये हमारे पास क्या है? पोलराइजर है। नेक्स्ट एनालाइजर। सेकंड पोलराइजर यूज टू चेक द पोलराइजेशन। अब ये हमारे पास क्या है? एनालाइजर है। अब ये यूज होता है कि आया कि जो आपके पास पीछे से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, क्या वो प्लेन पोलराइज्ड है भी या नहीं। तो वो हम इस एनालाइजर से चेक करते हैं, इसको ऐसे रोटेट वगैरह करके, ठीक है। वो आगे चल के देखेंगे किस तरह से। तो ये कुछ प्री कॉन्सेप्ट थे, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं मेलुस लॉ के ऊपर। भाई मेलुस लॉ क्या कहता है? मेलुस लॉ में क्या कहता है? व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू एन एनालाइजर, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। सर ये क्या जंतर मंतर बोला है? हमें समझाओ भी, खुद ही डेफिनेशन स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हो। अच्छा देखिए, मेलुस लॉ बेसिकली हमें बताता है लाइट की इंटेंसिटी के बारे में। लाइट की इंटेंसिटी, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो एनालाइजर में से गुजरती है, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो हमें किस चीज के बारे में बताता है? लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। जब पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर में से पास करती है। तो अब इसमें देखिए, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर क्या है? ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें लाइट वेव्स जो है वो ऑल पॉसिबल प्लेन्स के अंदर जो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, सही है। अब इसको हमने गुजारा पोलराइजर में से। ये आपके पास क्या है? इनिशियल पोलराइजर। इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पोलराइजर। अब इसमें जैसे जब गुजरी है, तो आपके पास जो लाइट है वो क्या होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब ये इसका क्या है? कंपोनेंट है। ये क्या है? पोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी आई नॉट। और ये क्या है? ये क्या है? ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट है। तो अब इसमें अगर आप देखें, तो ये जो मेलुस लॉ है ना, ये आपके पास अप्लाई ओनली ऑन, इज अप्लाइड ओनली ऑन ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ पोलराइज्ड, ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट पे अप्लाई होता है। यानी कि मेलुस लॉ आपका शुरू होता है यहां से। मतलब ये अगर मैं छुपा दूं ना, तो यहां से वो स्टार्ट होता है, यहां से वो एक किस्म का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा भी है कि मेलुस लॉ अप्लाइज ओनली टू ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट। अब इसकी जो इंटेंसिटी है ना इस पोलराइज्ड लाइट की, ये आपके पास कितनी है? आई नॉट है। ये कितनी है? आई नॉट है। अब अगर ये आई नॉट इंटेंसिटी है, अब जब यहां से ये पास करेगा, तो अब इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर ये कैसे आ गया? ये हमें बताएं। यही तो मेलुस लॉ की जो है वो स्पेशलिटी है। देखिए उसने क्या कहा है। कहता है व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए शुरू कहां से कर रहा है? यहां से शुरू कर रहा है, यहां से। व्हेन कंप्लीट, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट से नहीं वो शुरू करता, वो यहां से शुरू करता है। व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू एन एनालाइजर। जब ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर में से पास करती है, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन। कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, ठीक है।
और ऑफ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। और ये थीटा क्या है, ये एंगल है किसके दरमियान, ये जो आपके पास पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये जो आपके पास एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो थीटा है। यानी कि ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, एनालाइजर पोलराइज्ड लाइट जो है एनालाइजर में से पास करके यहाँ पर एक ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि जो पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है इनके ट्रांसमिशन एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है। इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि जो आपके पोलराइजर है और एनालाइजर है इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ओके हो गया। ये किसने बताया था, महलुस्लाम ने बताया था, सही है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन का साइन खत्म करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आई नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और चीज याद रखें कि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर में से गुजरी है, चाहे पोलराइजर इस तरह से पड़ा है, चाहे इस तरह से पड़ा है, चाहे इस तरह से पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, जैसे मर्जी पड़ा है, जो आपके पास यहां से अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर में से गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, मतलब पहले से हाफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने शुरू यहां से करी, इस वजह से हमने इसको आई नॉट का नाम दे दिया। ओके हो गया। वैसे क्या होता है, जब अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। अब इसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसको जैसे मर्जी घुमाओ कोई मसला नहीं है। लेकिन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाए और तब जब वो एनालाइजर में से गुजरे, अब इसको घुमाओगे ना तो अब इसको बड़े मसले होंगे। ठीक है, तो वो आगे चल के देखते हैं कि वो कौन कौन से मसले होंगे। तो सबसे पहले ना इतना बस अभी फिलहाल याद रखें। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ना एंगल की गेम देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एंगल की गेम देखते हैं। कहते हैं थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है और ये आपके पास कर रही है एक पोलराइजर में से, और जो आपके पास क्या है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से है। जब ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से है तो लाइट ये आ जाएगी, सही है, ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ जाएगी, ये वाली। अब ये जो आगे एनालाइजर पड़ा हुआ है, अच्छा पोलराइजर और एनालाइजर एक ही चीज होते हैं, याद रखना है। बस सेकंड पे जो पोलराइजर होता है उसको हम एनालाइजर कह देते हैं, वैसे दोनों एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसके भी ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो एज इट इज यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए जो पोलराइजर है इसके ट्रांसमिशन एक्सिस भी इस तरह से है, जो एनालाइजर है उसके भी ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जैसी वेव, जैसी आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वैसी ही हमें आगे मिल गई है। तो अब देखते हैं किस तरह से। देखो आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आप, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट। यानी कि इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जो है वो ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, मतलब एक जैसे पड़े हुए हैं, तो फिर जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसको, वो आपके पास उसकी इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो उस एनालाइजर में आ रही थी उसके इक्वली होगी। मतलब यहां पर जो लाइट है और जहां जो पर जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी। कब, जब इन दोनों एक्सिस के ट्रांसमिशन एक्सिस दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। अच्छा 90 डिग्री हो तो कहानी किस तरह से पहुंचेगी। 90 डिग्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है ना, इसको आप हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल कर दो, मतलब ऐसे कर दो। अब यहां पर देखें इसके ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल है, इसका वर्टिकल है। अब दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, यहाँ से पोलराइज्ड हो जाएगी हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर। अब आगे उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस टक्कर के तो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। अगर ये ऐसी है ना और वर्टिकल एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे आ रही है, तो ऐसे जब टकराएगी तो कंप्लीटली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और आगे कोई लाइट नहीं होगी। सेम इसी तरह इसमें यहाँ पे हम प्रूव भी करते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कॉस 90 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहां पर आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 0, मतलब कि लाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। कब कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, जब आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो आपको यहां पर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटेंसिटी उसकी 0 होगी, यहां पर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, डार्क व्यू मिलेगा। ओके हाँ, 90 से जब इंक्रीज करना शुरू कर देंगे ना 100, 110, 120, तो फिर से जो है वो लाइट आना शुरू हो जाएगी, बट 90 पे कोई लाइट नहीं आएगी। सही है, तो ये इसका मैक्सिमम वाला केस है, ये मिनिमम वाला केस है, ये लाजमी याद रखना है।
अब इसकी आती है थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन के ऊपर। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम एम्पलीट्यूड का जिक्र करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल गौर से देखना है, अनपोलराइज्ड लाइट आई है, ये पोलराइजर में से गुजरी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से एक्सिस थे, तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके पास आ गई। अब जो इसका एम्पलीट्यूड है ना वो आपके पास कितना है, ए नॉट है, सही है। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब ये एनालाइजर के साथ टकराएगी तो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना ये हॉरिजॉन्टल है ना इस तरह से वर्टिकल है, दरमियान में से पड़ी हुई है, तो अब ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। टू कंपोनेंट्स कौन कौन से, देखिए इस तरह से ही ना। अब जब ये एनालाइजर से टकराएगी तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। अब ये क्या है, ये ए नॉट थी, ठीक है। इससे पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ए नॉट साइन थीटा। अब मुझे बताएं कि कौन सा इस एनालाइजर में से पास कर देगा, ए नॉट कॉस थीटा वाला पास करेगा या ए नॉट साइन थीटा वाला। गौर से सुने, ए नॉट साइन थीटा ऐसे वर्टिकल, भाई आगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एक्सिस है तो वर्टिकल पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ए नॉट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, तो आगे ट्रांसमिशन एक्सिस भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये पास कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए नॉट कॉस थीटा वाला जो है वो एम्पलीट्यूड हमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका हमें मिलेगा। इस वजह से यहां पर जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट की सॉरी इंटेंसिटी नहीं, एम्पलीट्यूड इसका ए होगा, और वो आपके पास कितना होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। यानी इसका ए नॉट कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना वो हमें आगे मिलेगा, ए नॉट साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ओके हो गया। तो इस वजह से यहां पे उसने आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। अब यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक रिलेशन है, याद रखें कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये रिलेशन याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, सही है। अब जब इसको खत्म करेंगे डायरेक्टली तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ये रिलेशन आ जाएगा, सही है। याद रखिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये याद रखने हैं। अगर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है इंटेंसिटी आई, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो आप यहां पर लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या आपके पास बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया ना आसानी के लिए, ये रिलेशन बीच में पुट करने के लिए, ए स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन हो गया। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, तो यहां पर आप लिख दें आई। ए नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, आई नॉट के, तो यहां पर आप लिख दें आई नॉट। और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज ला गई, रिलेशन नहीं है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हम ऐसे एम्पलीट्यूड वगैरह के रिलेशन से डिराइव कर सकते हैं। हम एम्पलीट्यूड के रिलेशन से ये डिराइव कर सकते हैं, इससे हम एम्पलीट्यूड वाला भी डिराइव कर सकते हैं, नहीं उल्टा रिवर्स केयर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैलुस लॉ की जो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कहानियां हैं वो खत्म होती हैं। वैसे तो आगे और जो है वो चल रही हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कहानियां ना वो इसकी यहाँ पर खत्म होती है। थोड़ा सा ना हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में सबसे पहले देखें, मैलुस लॉ हमें बताता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एनालाइजर में से जब पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाती है। तो मैलुस लॉ ने हमें बताया था कि जो उसकी वो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी कॉस स्क्वायर थीटा के, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। यानी कि एंगल पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी किसके, जो ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर और ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के दरमियान जो एंगल है उस पर डिपेंड करती है कि एनालाइजर के में से प्लेन पोलराइज गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। सिंपल, ये बस मैलुस लॉ ने कहा था। ओके हो गया। और साथ में एम्पलीट्यूड का रिलेशन और ये जो दो केसेस है ना ये लाजमी इसमें करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें बताओ भाई क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ना वो बड़े मजे के।
ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा देखिए, कुछ ना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें से जब प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो पास जब करती है ना, तो वो उसके प्लेन को रोटेट कर देते हैं। यानी यहां पर देखिए, ये अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर में से गुजरने के बाद क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी। अब बड़े मजे से ये सीधी सीधी आ रही थी, रास्ते में इसको एक टकर गया ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कि जिसमें से जब ये पास करेगी तो प्लेन पोलराइज लाइट जो का प्लेन जो है वो ऐसे थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, तो सब्सटेंस की ये जो एबिलिटी होती है, जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। फिर से बता देता हूं कि एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस कि जिसकी जरिए से जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट हो जाता है, ठीक है, सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, वो हमारे पास क्या है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ओके, बड़े मजे से ये आ रही थी ना प्लेन पोलराइज लाइट, इसमें से जब गुजरी है तो ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बताएंगे कौन कौन सा है। हाँ, इसमें से जैसी गुजरी है साथ ही थोड़ी सी रोटेट कर दी है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है। बाकी इसका देखते हैं ये बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा वहां से आपको बता देते हैं। तो होप्स हो कि आपको बुक जो है वो नजर आ रही होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर देखें जो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द रोटेशन इज डायरेक्टेड बाय अ पोलराइजर और एनालाइजर। अच्छा, ये रोटेट तो कर गई है ना, अब ये रोटेट करके इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, एनालाइजर से, ठीक है। अब इसको हम ऐसे रोटेट शेड करके देखेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है ये आपके पास इससे गुजरने के बाद कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी, ठीक है। हमने इसको ना ऐसे वर्टिकल रखा, इस पोलराइजर को और इस पोलराइजर को बिल्कुल सेम हमने रखा है, ठीक है। हमें तो ऐसा लगता था कि ये जो आपके पास जो वर्टिकल ऐसे प्लेन आ रहा है पोलराइज लाइट का, बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पर आएगा और इस वजह से यहाँ पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। मतलब इसके एक्सिस और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। हमें ये लगता था कि यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी और ये जो आपके पास पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है वैसे रोटेट कर गई है और यहाँ पर इस पोलराइजर में से गुजरने के बाद जो हमें लाइट मिली है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। क्यों कम हुई है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सब्सटेंस में से गुजरने के बाद ट्विस्ट कर गई है, टर्न कर गई है, रोटेट कर गई है। इस वजह से जब अब ये पोलराइजर में से गुजरेगी ना, वर्टिकल पोलराइजर में से, वर्टिकल एक्सिस वाले पोलराइजर में से, तो अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस वजह से ये छोटू सा एरो इसमें क्या हुआ है, दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यूज क्या होते हैं, कौन सी चीजें यूज हो रही है। मैनी क्रिस्टल एंड सोल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत से क्रिस्टल होते हैं, उसके बाद सोल्यूशन होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। अब वो क्रिस्टल कौन से हैं, सोल्यूशन कौन से हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। कौन कौन से हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सिनेबर है, शुगर वाटर है, इंसुलिन है, कोलेगन है, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं, सॉल्यूशन हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, अब जाहिर सी बात है रोटेट तो होगा, कितनी अमाउंट में रोटेट होगा, ज्यादा रोटेट होगा, थोड़ा रोटेट होगा, बहुत थोड़ा रोटेट होगा, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे, पहली चीज टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। दूसरी चीज, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर और सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर मौजूद है। द डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल थ्रू इट, लाइट कितना डिस्टेंस के अंदर से ट्रेवल करती है। दूसरी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है। इन चार चीजों में डिपेंड कर रहा है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, तो इसको आप एक निशान लगा लें कि ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अब देखते हैं कुछ ये शुगर सोल्यूशन और टार्टेरिक वगैरह उस को हम देख लेते हैं। अ फ्यू मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी अकर ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन द सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स की जो है अरेंजमेंट उन सब्सटेंस में इस तरह से हुई होती है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजरती है तो वो रोटेट कर जाती है। ओके हो गया। तो मॉलिक्यूल्स की बेसिकली उसमें इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट हुई होती है। अ फ्यू मिलीमीटर थिकनेस ऑफ सच क्रिस्टल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बाय मैनी डिग्री, ठीक है। बहुत पतले से जो प्लेन ऑफ जो आपके होते हैं ना, ये जो प्लेन आपके पास होते हैं, थिकनेस होती है इन क्रिस्टल्स की, बहुत पतले पतले जो होते हैं, वो भी जो है वो काफ़ी रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को।
अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी जाहिर सी बात है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर उनको में से गुजारी जाए तो वो उसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। कौन कौन, सच एज शुगर एंड टार्टेरिक एसिड शो ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन दे आर इन सॉल्यूशन, ठीक है। जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो आपके पास क्या ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो बताता है ये भी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि इनकी जो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन है वो कितनी है। ये शुगर हो गया, टार्टेरिक हो गया, इनकी सही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने इसलिए बुक से पढ़ी हैं क्योंकि ये थ्योरी है, बस इसमें कोई ख़ास समझाने वाली बात नहीं है, वही कहानियाँ हैं। तो आपको इसलिए मैंने बुक से पढ़ के दिखा दी है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी जो है ना, वैसे तो इनकी इतनी लंबी लंबी कहानियाँ, लेकिन इसने एक एक लाइन में लिखी हुई है। तो हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि एक एक लाइन में उसकी एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस है कि हाँ भाई ये पोलराइजेशन यहाँ यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अक्सर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये जस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ तक आता है, ठीक है। अक्सर ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन ये शॉर्ट में आते हैं, या जो है ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं, सही है। तो इस वजह से मैं इसको यहीं से पढ़ रहा हूँ। छोटे छोटे हैं भाई, देखते हैं बहरहाल किस तरह से। ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, पोलराइजेशन इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक पोलराइज्ड सन ग्लासेस। आपको पता है सन ग्लासेस में क्या होता है, इंटेंसिटी कम कर देती हैं, लाइट की इंटेंसिटी क्या कर देती हैं, कम कर देती है। तो जो पोलराइज सन ग्लासेस होती है, जब उसमें से लाइट पास होती है तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज बन जाती है, यानी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एलसीडी में यूज़ कर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, उसमें से ये यूज़ होते हैं। जब उसमें से भी लाइट ऐसे पास करती है तो वो रोटेशन शेशन वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे वो पिक्चर्स और ये वो सारे फॉर्म के फंक्शन हम देख सकते हैं एलसीडी के ऊपर। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है। इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी, पोलराइजेशन इनहेंस इमेज क्वालिटी रिड्यूसिंग ग्लेयर। आपने देखा होगा कि एक ऐसे कैमरा मैन होते हैं, वो फोटोज़ वगैरह खींचते हैं, आगे से वो ऐसे डिमर को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, हाँ भी थोड़ा सा इधर देखें, इधर देखें, उधर देखें। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली लाइट के एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोई पोलराइजेशन वगैरह करा के, ठीक है, ताकि इमेज की क्वालिटी बेटर हो सके, सही है। तो रिड्यूसिंग ग्लेयर का क्या मतलब है, पोलराइजेशन में जाहिर सी बात है इंटेंसिटी लाइट की कम होती है, इसका मतलब है ग्लेयर कम हो जाती है। तो अनवांटेड लाइट एंड इंटरफेयर विद विजन। अच्छा, एंड इंप्रूविंग कंट्रास्ट स्पेशली इन माइक्रोस्कोपी एंड मेडिकल इमेजिंग। जाहिर सी बात है मेडिकल इमेजिंग में भी यूज़ हो सकता है, ये डिफरेंट चीज़ों में ये यूज़ होता है। मेडिकल एप्लीकेशन, पोलराइजेशन इज यूज इन कैंसर डायग्नोसिस, कैंसर डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। जाहिर सी बात है कैंसर डायग्नोज में कुछ जो है वो मेलिगेंट टिश्यूज़ होंगे, कुछ उधर इधर उधर फ्रेश टिश्यूज़ होंगे, वहाँ से वो पास वगैरह कराते हैं, ठीक है, लाइट वगैरह को। तो इसकी जो आपके पास चेंजिंग आते हैं उससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। टिश्यू इमेजिंग हो जाती है, लेज़र सर्जरी हो जाती है, जो आपके पास लिवरेजिंग इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टिश्यू टाइप्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट फिनोमेनास के जरिए से। एस्ट्रोनॉमी में पोलराइजेशन हेल्प्स टू एनालाइज कॉस्मिक फिनोमेनास। कॉस्मिक फिनोमेनास क्या है, जाहिर सी बात है स्पेस से रिलेटेड है, मतलब जिसमें गैलेक्सीज आ जाती हैं, ये सन वगैरह रेज, सन की रेज वगैरह आ जाती है, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक द पोलराइजेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। तो आपके पास जो दूर दराज सितारों से जो लाइट वगैरह आ रही होती है, वो भी आपके पास क्या होती है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं। उसके बाद मिसलेनियस फील्ड जो है, ठीक है, मिसलेनियस फील्ड आपके पास क्या होती है, पोलराइजेशन हैज इंपॉर्टेंस इन मिसलेनियस फील्ड सच एज ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, ठीक है। मिसलेनियस फील्ड मतलब जो कम्बिनेशन होती है कुछ चीज़ों का। इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली ना ये कुछ आपके पास नेम है, इनमें से आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 याद कर लें इनफ होती है, ठीक है। सारी की सारी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आती है, लॉन्ग में नहीं आती, एमसीक्यूज में आती है। अच्छा, नेक्स्ट है टू मेन एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजर, ये देख लेते हैं भाई। स्काई फोटोग्राफी, आपने देखा होगा कि जब भी आप खुद से आसमान की तस्वीर खींचे ना तो बड़ी को बुरी सी आती है, मतलब जाहिर सी बात है ग्लेयर होती है, लाइट काफ़ी पड़ रही होती है। तो उस ग्लेयर को कम करने के लिए भी ना हम ये पोलराइजेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन क्या करती है, इंटेंसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से पिक्चर बड़ी क्लियर आती है। तो स्काई फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफर होते हैं आसमानों की तस्वीरें वगैरह खींचते रहते हैं, पागल ना हो तो अ कैमरा विच इज़ यूज टू फोटोग्राफ द क्लाउड्स इट्स फिटेड विद अ पोलराइड। बादलों की तस्वीरें भाई बादलों की तस्वीरें हमने खींचनी है, तो जाहिर सी बात है ग्लेयर तो आएगी। आसमान की तरफ ज़रा कैमरा करके कभी तस्वीर खींचना, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, पोलराइड, ताकि ग्लेयर कम हो सके, इंटेंसिटी कम हो सके। तो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड बाय द पोलराइड। In sky photography, polarizer are used to reduce the glare and haze which are produced by the scattering of light by small particle of molecules present in the atmosphere। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि जाहिर सी बात है जब ये आपके पास जो लाइट है वो स्कैटर कर जाती है,
इन मालिक्यूल इन एटमॉस्फेयर पार्टिकल से टकरा कर, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी ग्लेयर और हेज वगैरह को कम करने के लिए हम कैमरा में ये पोलराइड शीट्स वगैरह लगाते हैं या पोलराइड लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आसमान का जो कलर ब्लू है वो भी एक्चुअल में ब्लू नहीं है, वो आपके पास ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा वो डिफ्रैक्ट कर जाती है, ज़्यादा स्कैटर कर जाती है, जिसकी वजह से आसमान का कलर हमें ब्लू नज़र आता है। पोलराइजर आल्सो इनहेंस द कंट्रास्ट बाय क्लॉकिंग द एक्सेसिव ब्राइट white light while allowing the other colors to pass through, thus creating a brighter detail image, thus allow to improve the overall image of a इमेज क्वालिटी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वाइट लाइट है, वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स वगैरह भी होते हैं, सही है। तो इसमें क्या कहते हैं, व्हेन यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं, पोलराइजर आल्सो इनहेंस द कंट्रास्ट बाय क्लॉकिंग द एक्सेसिव ब्राइट वाइट लाइट वाइल अलाउइंग द अदर कलर टू पास थ्रू इट। ओके हो गया। तो जाहिर सी बात है पोलराइड में ये अदर कलर्स पास कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ग्लेयर कम हो जाएगी, हेज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, इमेज क्वालिटी, वो बेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल। ये बड़ा मजे का है। इसकी मैं वीडियोस कुछ यूट्यूब पे देख रहा था, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल बट इन पोलराइजेशन के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है ना ऐसी प्लास्टिक का मटेरियल वगैरह हो गया, ठीक है। अब उस प्लास्टिक के मटेरियल के ऊपर आपको पोलराइड शीट रख के अब अनपोलराइज लाइट को उस पोलराइड शीट में से पास करें, ठीक है, और उस पोलराइज लाइट को फॉल करवाएं एक प्लास्टिक की चम्मच के ऊपर, ठीक है। तो उस प्लास्टिक की जो स्पून है उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे, इंटरफेरेंस की वजह से डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। अब जब आप उसको ज़रा सा स्ट्रेस देते हैं ना, उसको ऐसे स्पून को थोड़ा सा ऐसे बेंड करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जो कलर की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, वो भी साथ साथ चेंज हो रही होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मान लें एक ये प्लास्टिक की स्पून है, ऊपर आपने पोलराइड ग्लास रखा, उसके ऊपर अनपोलराइज लाइट फेंकी, तो वो पोलराइज होकर स्पून के ऊपर गई, तो स्पून के ऊपर ना डिफरेंट कलर से बनाती है, ठीक है। अब वो जब वो कलर से बनाती है ना, उस कलर पैटर्न को देख कर हम जो है वो बता सकते हैं कि वो जो स्पून है वहाँ वो किस एरिया से वीक है, उसको किस एरिया से तोड़ना ज़्यादा आसान है। मतलब उसकी काफ़ी डिटेल्ड इमेज हम उसमें से निकाल सकते हैं ये पोलराइजेशन को यूज़ करके। इन मटेरियल साइंस पोलराइजर आर यूज टू एनालाइज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन मटेरियल। स्ट्रेन होती है कि कितनी डिफॉर्मेशन आई है, ठीक है। जैसे आप उसको स्ट्रेस अप्लाई करें, थोड़ा सा बेंड करेंगे, फौरन से कलर की फॉर्मेशन चेंज होने लग पड़ी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखें, बड़े मजे की वीडियोस हैं। इन व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस, जब मटेरियल को स्ट्रेस किया जाता है तो क्यों डिफरेंट कलर्स अजीब से ऐसे हो जाते हैं, मतलब थोड़े से फैल से जाते हैं, क्यों? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस। जब आप स्ट्रेस देते हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अफेक्टिंग द वे इट इंटरेक्ट विद लाइट, जिसकी वजह से जो इफेक्ट करता है किसको, जो लाइट है उसको। एंड इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड विच इन टर्म्स गिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से हम उन लाइट पैटर्न्स को देखकर हम जो है वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल देख सकते हैं, कहाँ से वीक है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बाय शाइनिंग पोलराइज लाइट थ्रू द transparent material and analyze the change in the light polarization, the researcher can determine the material stress pattern, कि मटेरियल स्ट्रेस पैटर्न कहाँ से स्ट्रेस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे हम स्ट्रेस लगा सकते हैं, कहाँ पर हम नहीं लगा सकते, कहाँ से वीक है, कहाँ से जो है वो स्ट्रॉन्ग है मटेरियल, तो वो हम पता चला सकते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस और डिफेक्ट, पहले बता चुके हैं। एनालाइज द मटेरियल्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को हम जान सकते हैं, कहाँ पर जी लाइट ज़्यादा आ रही है, कहाँ पर हमारे पास डार्क आ रहा है, सही है। अंडरस्टैंड हाउ द मटेरियल बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशन, दिस टेक्निक इज नोन एज photoelasticity and is widely used in field like engineering, material science and quality control। इन fields के अंदर ये use होता है। लास्ट में आता है in both cases described above, polarizer play a crucial role in manipulating light to achieve specific goals, whether it is enhancing image quality or analyzing material properties। भाई दोनों से हमें ये पता चलता है कि भाई इमेज की क्वालिटी को एक तो ये पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ से मटेरियल वीक है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, क्यों, उनके उसके ऊपर ना लाइट के वो डिफरेंट पैटर्न्स देख के, ठीक है। जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो प्लेन पोलराइज लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो डिफरेंट उसके ना लाइट के पैटर्न्स देख के हम बता सकते हैं कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें ना, ये कहानियाँ ही हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी बस कहानियाँ याद रखें, इसमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो रिसर्चर के उन्होंने क्या कहा था, इसमें से 2-3 एप्लीकेशन याद कर लें। स्काई फोटोग्राफी का बस ये एक पैराग्राफ ऊपर वाला याद कर लें, ये थोड़ा सा ना 3-4 लाइनें नीचे वाले की याद कर लें। स्ट्रेस एनालिसिस एंड मटेरियल के अंदर
बस इसका कॉन्सेप्ट ले लें, बस इतना बहुत है, ठीक है। एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप उसमें फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।